सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में टाइफून गोनी ने पूर्वी फिलीपींस में दस्तक दी। दुनिया भर में इसे गोनी या रोली के नाम से भी जाना जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा आबादी को पहले ही टाइफून प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला गया है, जिसमें फिलीपींस की राजधानी मनीला भी शामिल है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया है। बताते चले, इस साल फिलीपींस में आने वाला ये 18वां टाइफून है। गौरतलब हो कि अभी तक टाइफून गोनी को देश के मौसम ब्यूरो ने इसे सुपर टाइफून की श्रेणी से निकालकर महज एक टाइफून बताया है। इस टाइफून में हवा की रफ्तार टाइफून के बीचों बीच 215 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, जबकि हवाओं की रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। पगासा के मुताबिक मनीला समेत कई इलाकों में ये टाइफून सामान्य से हल्की बारिश करा सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, टाइफून एक तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, जिसे दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून गोनी से पहले भी कई टाइफून फिलीपींस में तबाही मचा चुके हैं। इनमें हाल ही में आया टाइफून मोलावे था, जिसकी वजह से 22 लोगों की जान गई थी और निचले गांवों और खेतों में बाढ़ आ गई थी। आखिर क्यों आते हैं हर साल फिलीपींस में इतने टाइफून? दरअसल फिलीपींस में तूफानों का सिलसिला नई बात नहीं है। फिलीपींस में हर साल अमूमन 20 तूफानों और टाइफून आते हैं। इन तूफानों और टाइफूनों की वजह से लाखों लोगों पर असर पड़ता है। फसलों, घरों और बुनियादी ढांचे भी तूफानों की भेंट चढ़ जाते हैं। फिलीपींस में सालों में कई तूफान आते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ इतने तूफान क्यों आते हैं? इसकी कई वजह हैं। आइए एक नजर डालते हैं। फिलीपींस भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से काफी नजदीक है। इसके अलावा ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के बिल्कुल करीब है। यही वजह है कि जब भी तूफान आता है तो सबसे पहले फिलीपींस ही उसके रास्ते में पड़ता है। इक्वेटर के नजदीक होने की वजह से यहाँ समंदर का पानी गर्म रहता है, जो तूफान के लिए एक तरह से ईंधन का काम करता है। दुनिया भर के मुकाबले यहाँ के सागर का पानी सबसे गर्म है। इसीलिए इंडोनेशिया और फिलीपींस के इर्द गिर्द के सागर को एक गर्म पानी की झील कहा जाता है। टाइफून बनने के लिए पानी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। पश्चिमी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान आमतौर पर 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। वहीं दूसरी ओर फिलीपींस देश प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर में दुनिया भर के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत महासागर की तली में अक्सर ही टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के ऊपर गति करती रहती हैं। आमतौर पर सागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों से भारी होते हैं, जिसकी वजह से सागरीय प्लेट महाद्वीप प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे प्लेट का काफी हिस्सा पिघल जाता है और काफी ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा ही भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। सिर्फ भूकंप ही नहीं, बल्कि फिलीपींस और इंडोनेशिया के आसपास के इलाकों में ज्वालामुखी फटने और सुनामियों के आने की भी घटनाएं आम हैं। फिलीपींस में हाल ही के दिनों में काफी जंगलों को काटा गया है, जिसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड्स के वाकये बीते दिनों में काफी बढ़ गए हैं। इसके अलावा पेड़ों की वजह से जमीन का कटाव भी रुकता है। पेड़ों की जड़ें जमीन को पकड़ कर रखती हैं और एक तरह से तूफानों को भी रोकने में मददगार होती हैं। मैनग्रोव वनों की जड़ें समुद्र में पानी को रोकने का काम करती हैं, लेकिन आए दिन पेड़ों के काटने की वजह से तूफानों में लगातार इजाफा हुआ है। टाइफून दरअसल में तेज गति वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में टाइफून नाम दिया जाता है।
उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली और हिंद महासागरीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात काफी तेज तूफान होते हैं। ये महासागरों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जिसके बाद ये तटीय इलाकों की तरफ बढ़ जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बनाने के लिए कुछ खास परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। जैसे ये समुद्र की बाहरी सतह पर बनते हैं। इन चक्रवातों में रफ्तार देने के लिए कोरियोलिस बल का होना बेहद जरूरी होता है। आसपास चलने वाली हवाओं की रफ्तार भी तकरीबन समान होनी चाहिए। इन चक्रवातों के पैदा होने के लिए इलाके का दबाव कम होना चाहिए ताकि हवाएं घूम सकें। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। इन्हें मापने के लिए सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर कैसे बनते और खत्म होते हैं चक्रवात? चक्रवातों को इतनी ज्यादा ऊर्जा काफी ऊंचाई पर पाए जाने वाले कपासी स्तरीय बादलों या स्ट्रेटोक्यूमुलस बादलों से मिलती है। ये ऊर्जा आमतौर पर संघनन या कंडेंसेशन के जरिए इन्हें मिलती है। हम जानते हैं कि समुद्रों में काफी नमी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को इसी नमी के जरिए आपूर्ति मिलती रहती है और ये काफी प्रबल होते जाते हैं। जैसे ही ये तूफान तटीय इलाकों में पहुंचते हैं, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है और ये कमजोर पड़ते जाते हैं और आखिर में खत्म हो जाते हैं। वो जगह जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। आपको बता दें, हिंद महासागर इलाके में आने वाले 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड मिलकर चक्रवातों के नाम रखते हैं। इन देशों के पास पहले से एक नामों की सूची होती है। जब कोई चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, इस सूची से अगला या कोई दूसरा आसानी से मिलने वाला नाम इस चक्रवात को दे दिया जाता है। तूफानों के नामकरण से आसानी से तूफान पहचाने जा सकते हैं। तूफानों के नामकरण से बचाव अभियानों में भी सहायता मिलती है। कोई भी नाम दोहराया नहीं जाता है। भारत में नामकरण करने के लिए संस्थाई क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र या रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC है, जो नई दिल्ली में मौजूद है। हर देश ऐसे 10 नामों की सूची तैयार करता है जो उन्हें चक्रवात के नाम के लिए मुफीद लगते हैं। RSMC हर देश द्वारा सुझाए गए नामों में 8 नामों को चुनता है और उसके मुताबिक 8 सूचियां बनाता है, जिनमें संबद्ध देश के RSMC द्वारा सुझाए गए नाम भी होते हैं। साल 2004 से चक्रवातों को RSMC द्वारा बनाई गई सूची के हिसाब से नाम दिया जाता रहा है।